नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम परपड़गंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के मंगमई राठी जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। उदय जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे सर, वार्ड में क्या क्या समस्या बनी थी। धन्यवाद। पहले तो खबर न्यूज़ का क्षेत्र में हमेशा जो मुद्दा क्षेत्रीय मुद्दा होता है, वहाँ पर क्या होता है, जो 4 मुद्दे होते हैं: स्वच्छता, सुरक्षा, स्वस्थ रहना। ये मुख्य मुद्दे हैं। स्वच्छता रहेगी तो आप स्वस्थ रहेंगे, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप सुरक्षित भी रहेंगे, ठीक है। और जब सुरक्षित रहेंगे तो आप जो है साक्षर भी तभी रह पाएंगे। तो ये 4 चीज़ें कम से कम मैं जिनको मानता हूँ कि छोटे से मुद्दे पे ये 4 बातें होनी बहुत ज़रूरी है, जो मेरे अपने विचार मेरे हैं कि सबसे पहले तो स्वच्छता जरूरी है, चाहे घर से लेकर के हो, चाहे क्षेत्र से लेकर के हो, चाहे आपके विधानसभा से लेकर, चाहे राष्ट्र से लेकर के हो। अगर आपका राष्ट्र अगर स्वच्छ सुथरा अगर नज़र आता है तो जो बाहर के पर्यटक आते हैं ना, उनको भी लगता है कि हाँ यार, कहीं यहाँ कम से चीज़ें, तो ये सबसे वो प्रभाव डालता है आपकी छवि पर। तो राठी जी, क्या लगता है वार्ड में सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है? सफाई व्यवस्था दुरुस्त की बात अगर आप करें तो कई जगह है। आप यहाँ से एंट्रेंस किया होगा आपने, लगा लो कि अभी कुछ दिन पहले उसका जो निगम पार्षद थी उन्होंने उसका लेंटर तोड़वाया क्योंकि नया बनाएगा। चंद महीनों पहले वो नया लेंटर डाला गया था, जिसका कि बजट, एक सिंगल लेंटर का बजट 16 लाख के लगभग बताया गया है। अब 16 लाख में जबकि क्या होता है, एक गरीब परिवार का 50 घर का जो मकान होता है, 3 मंजिला मकान 4 मंजिला मकान बन चुका होता है, और वो सिर्फ एक लेंटर की कॉस्ट जिसकी बताया 16 लाख है, और वो आज दोबारा ध्वस्त किया गया। वहाँ आप हालत देख सकते हैं कि क्या हालत हुई है। अब ये सोच समझ नहीं आता कि उन पार्षद जी ने वो लेंटर उस समय 16 लाख में किस मद में बनाया और आज अचानक क्यों तोड़वाया है, ये एक प्रश्न का विषय है। अगर आप वहीं से शुरुआत करेंगे, अगर प्रवेश द्वार ही आपका स्वच्छ नहीं है तो आप अंदर की बातें क्या करोगे। तो यहाँ पे सर पर लेंटर के लाखों रुपए की उगाही हो रही है। देखो, उगाही के बारे में ये आप प्रश्न जो है ना, वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। उगाही शब्द का प्रमाण कुछ समय पहले सीबीआई ने आपको प्रमाण दिया है कि वो उगाही हुई थी या नहीं हुई थी। वो सीबीआई जांच का विषय है। सीबीआई जांच चल रही है उस पर कि क्या उगाही होती थी। लेकिन जहाँ तक प्रदेश सरकार का अगर मामले की बात करते हैं तो यहाँ स्वास्थ्य मंत्री कहाँ हैं? जेल में है कई सालों से। अगर वो बेगुनाह होते तो आज बाहर होते। वही लांछन आज जो है प्रदेश के शिक्षा मंत्री, तो मैं अब नहीं कहूँगा उनको, अब उनको शराब मंत्री की ही संज्ञा उनको दी जा रही है कि वो आज शराब मंत्री के नाम से विख्यात हो चुके हैं, मनीष सिसोदिया जी। आज उनके ऊपर भी सीबीआई की तलवार लटकी है। एक कहावत है हमारे पुराणों में कि कहते हैं, बिना आग का धुआं नहीं उठता है। अगर आपने कुछ न कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, ऐसा कार्य किए होंगे, तो आपके ऊपर आज जो है भ्रष्टाचार का लांछन लग रहा है। उगाही की बात अगर आपने करी है तो अगर जांच होती है तो सब सामने आएगा। नहीं, जिस तरह से आप मनीष सिसोदिया जी पे आरोप लगा रहे हैं कि उन पर सीबीआई जांच हुई, इतनी सारी जांच तो बीजेपी वालों ने भी करवा ली, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया ना सामने से। ईडी की जांच होगी, सीबीआई वालों की जांच हो गई। सर, आप इतने जल्दी नतीजे पर कैसे पहुंच सकते हैं? अभी जांच प्रक्रिया शुरू हुई है, उसका भी अंत नहीं हुआ, उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है। जांचें चल रही हैं। रिसेंटली उनको एक पूछताछ के लिए बुलाया गया था, और साथ साथ ये भी कहा गया है कि इनको तुरंत दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। कोई भी सीबीआई हो चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, ये बिना तथ्यों का कभी भी स्पष्टीकरण नहीं देते हैं। जब तक इनके पास पूरे तथ्य साबित नहीं हो जाते हैं तब तक ये किसी को भी आरोपित नहीं करते हैं। लेकिन आरोपित होना, दोषी होना और आरोप लगना एक भिन्न प्रश्न है। अभी उन पे आरोप लगे हैं। जिस दिन सीबीआई अपने डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम के द्वारा प्रूफ करके दिखा देगी, क्योंकि प्रूफ होगा। जो उनके अन्य साथी थे, किसी को महाराष्ट्र से पकड़ा गया, किसी को कहीं से पकड़ा गया है, वो आज कहाँ है? कस्टडी में है। केजरीवाल, अब सोचने वाली बात है ना कि कल तक ये लोग कभी कहते थे हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। आप सोच सकते हैं सच्चाई क्या होती है। उसके बाद हमारे इनके जो महारथी हैं, इनको कह सकता हूं मैं, केजरीवाल साहब कहते हैं कि कंस का वध करने वाला। कौन था कंस का वध करने वाला? यदुवंशी कृष्ण भगवान थे। अभी यदुवंशी हो गए। अभी चंद दिन पहले ये कहते जी हम भगत सिंह के वंशज हैं।
तो जिनको अपने वंशज का स्पष्टीकरण नहीं पता कि हम क्या हैं, वो इतने टाइम से जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आज ये लोग कह रहे हैं, आप गली गली देखेंगे, इनके पार्षद जी भी आजकल घूम रहे हैं कि आप ये फॉर्म भरिए बिजली की, आपको सब्सिडी चाहिए। अरे यार, ऐसा सर्कुलर निकालो ना कि जिनको सब्सिडी नहीं चाहिए वो फॉर्म भरो। अब हर गरीब इतना टेक्नोलॉजी, जो छोटे छोटे लोग हैं उनको टेक्नोलॉजी आप क्या भर इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, नहीं पता चलता है। अब आप सोचिए कि इससे बढ़िया अगर ऐसा सर्कुलर निकालते कि भाई जिनको सब्सिडी नहीं चाहिए वो फॉर्म भरिए, तो बात बनती है ना। लेकिन सब्सिडी की बात आपने कर ही दी है, तो जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं सबसे ज्यादा सब्सिडी लेने में बीजेपी के लोग शामिल है। सर एक काम कीजिए, आप मेरे सारे पूरे साल के बिल देख लीजिए। मैं तो बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, खुल के कहता हूँ मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, रहूंगा, हमेशा रहूंगा। आप मेरे सारे बिल देख लीजिएगा, चाहे पानी के देखना पानी के देख लीजिएगा, बिजली के देखना बिजली के देख लीजिएगा। आप बिल चेक करिए, मेरे बिजली के सारे बिल आप चेक करिए। मैं आपको बोल दूँ, मैं आपके सामने सबूत दिखा सकता हूँ। 4-4 के बिल हैं, 2700 के बिल हैं, एक फ्लोर के। तो मैं कहाँ सब्सिडी ले रहा हूँ भाई? अगर ऐसे में और लोगों की अगर जांच कराऊंगा आपको, तो आप देख लीजिए, अगर वो सब्सिडी ले तो उनका बिल क्यों आ रहा है? तो ये तो दो चीजें होती है। दूसरी बात, आप हो या मैं हूं, मीडिया हो, चाहे 1%, अगर हम प्रदेश में रह रहे हैं तो प्रदेश का कानून तो सबके लिए जैसा होता है ना। ऐसा तो नहीं, केजरीवाल जी ने कहीं ऐसा सर्कुलर तो नहीं निकालना कि बीजेपी वालों के लिए सब्सिडी नहीं है, आप पार्टी वालों के लिए सब्सिडी है। या मोदी जी ने जो है कोरोना काल में राशन बांटी, मोदी जी ने जो वैक्सीन बांटी, कहीं लिखा हुआ था, कहीं सर्कुलर निकला है कि ये वैक्सीन सिर्फ भाजपा वालों के लिए है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं निकला था, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि भाजपा वालों ने ज्यादा लिया है? तो मैं अगर कल कहूं कि जो है आप पार्टी वालों ने सारों ने सबसे ज्यादा वैक्सीन लिया, हमने कम ली वैक्सीन, क्या आप मान जाओगे इस चीज को? नहीं। तो सर जो प्रश्न होते हैं वो बेतुके प्रश्न ना करें कि भाजपा वालों ने सब्सिडी ज्यादा ली है। आप देख सकते हैं कि इनके जितने भी पदाधिकारी, चाहे विधायक हो चाहे इनके पार्षद हो, कहीं न कहीं हर किसी पे दोषारोपण हुआ है। किसी को आतंकवादी रूप में घोषित किया गया है, किसी को बीवी को मारने का आरोप घोषित हुआ है। तो ऐसा कहते हैं ना कि जैसे मुखिया की विचारधारा होती है, विचारधारा बहुत बड़ी चीज़ होती है। भाजपा की विचारधारा राष्ट्र के लिए रही है, राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। अब बताओ, जो पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगती है, यार सेना तो सबके लिए बराबर है। आप बताइए मेरे को, सैनिक हैं, आपके परिवार से हो सकते हैं, मेरे परिवार से हो सकते हैं। वो जब सेना में भर्ती होने जाते हैं तो कभी जो उनका इंटरव्यू होता है, जो उनकी ट्रेनिंग होती है, कभी ये देख के नहीं देखी जाती है कि ये बसपा का है, ये सपा का है, ये कांग्रेस का है, भाजपा का है। नहीं, उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है और सबके। तो जब ये लोग उनसे सबूत मांग सकते हैं तो आप और हम क्या है? बिल्कुल सर, आपसे जान लेंगे, चुनाव आयोग ने जो 250 सीट की है दिल्ली के अंदर, इससे कुछ बेनिफिट होगा? देखिए, दो चीजें थे। इससे पहले भी वार्ड जो है 252 थे, 272 थे। नहीं 272 से पहले जब पूरी दिल्ली में एमसीडी 1 थी तब भी वार्ड कम थे। फिर इसको 3 भागों में बांटा गया है, नॉर्थ दिल्ली का, ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली, तीन भागों में एमसीडी को विभाजित किया गया। अब इसको दोबारा क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि किसी भी एक विभाग कह सकते हो उसमें, अगर ईस्ट दिल्ली का विभाग है, साउथ दिल्ली का, तो तीनों विभागों के खर्चे जो होते हैं वो कई गुना बढ़ते हैं। तीन जो है आपके मेयर होते हैं, 3 आपके चेयरमैन होते हैं, 3 ये सब चीज़ें मतलब 3 जगह विभाजित होती है, तो खर्चे भी 3 जगह बटेंगे। अभी जो है केंद्र सरकार ने ये योजना की कि भाई पूरा दिल्ली प्रदेश जो है वैसे भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर एक कोशिश करिए कि एक रहेगा, कम से कम एक के अंडर में रहेगा सब कुछ। तो कम से कम जो जगह जगह तीनों विभागों के अलग अलग भवन के कई खर्चे हैं, वो खर्चे बहुत आधे हो जाएंगे। अगर 3 मेयरों को अगर मान के चलो, अगर ऑफिस का खर्चा देते हैं, वाहन का खर्चा देते हैं, कोई भी चीज़ देते हैं, वो 3 जगह आपको विभाजित करना पड़ता है। तो मान लीजिए सर, एक मेयर बनता है, सेंट्रल दिल्ली में बैठता है और किसी को परेशानी है पूर्वी दिल्ली में, तो किस तरह जाएंगे वो? देखो, 2 चीज़ें, अब फिर वही बात आ गई। मुख्यमंत्री भी प्रदेश में एक होता है। अगर मैं कहूँगा बदरपुर वाले की दिक्कत हो गई, वो तुम्हारे राजनिवास कैसे पहुँचेगा, तो शायद ये तो एक बेतुका का प्रश्न है ना। आप प्रदेशों की भी बात करते हैं, मुख्यमंत्री तो कैपिटल जो होती है एक जगह होती है। अगर जो यहाँ का मेयर बैठेगा वो कहीं भी बैठे, लेकिन विभाग जो यहाँ का जो क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र की समस्या होंगी, उसके लिए तो अलग से यहाँ पे वो रहेगा। जो ऑलरेडी जो चीज़ चल रही है, कमिश्नर जो है वो चीज़ें सब जो पहले निगम पार्षद है। तो आप यही कहना चाहते हैं ना, पार्षद के माध्यम से ही होगा काम? हाँ, उसका माध्यम रहेगा। उसको इससे पहले भी पार्षदों के माध्यम से काम हुआ करते थे।
जब तब भी तो पूरे दिल्ली में एक मेयर एक ही होता था पूरे दिल्ली का, तब भी काम वही होते थे। आपने देखा होगा कि जब तक दिल्ली में शीला सरकार थी, एमसीडी में भाजपा सरकार थी, आपने कभी धरने प्रदर्शन कभी ये चीज़ देखी है आपने? ना के बराबर ही था सर। नहीं, मतलब वही बताओ ना। अब जब से ये है 30 हजारों करोड़ रुपए का जो है गबन कर चुका है जी, मुझे केंद्र बजट नहीं दे रहा है, एमसीडी के जो कर्मचारी उनको तनख्वाह नहीं दे रहा है, जो स्कूलों के हैं उनको 2 महीने तक तनख्वाह अभी तक पेंडिंग पड़ी। मैं परसों स्कूलों में गया था, कहते जी हमारी 2 महीने की तनख्वाह अभी तक पेंडिंग पड़ी है। मतलब कर्मचारियों को समय पे सैलरी नहीं मिल पाती। ये हम नहीं कह रहे, ये कर्मचारी लोग कह रहे हैं, ये भाजपा नहीं कह रही कोई, ये वो कर्मचारी कह रहे हैं जो उन विभागों में हैं। सर ये भी जान लेंगे आपसे, इस बार कितनी सीट आने की संभावना लगती है भाजपा की 250 में से? देखो जी 150 प्लस मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ। कारण क्या है आने का? आने का कि देखो 2 चीज़ें होती हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर हर चीज फ्री भी कर रखी केजरीवाल सरकार ने। सर यही तो कह रहा हूँ मैं, फ्री कहाँ करी है? मैं वही बता रहा हूँ, आप कह रहे हो पानी फ्री। सर टिकट आप तो मीडिया कहता है बहुत बड़ा तंत्र होता है। लेकिन सर जो शिक्षा मंत्री वो कह रहे हैं कि शिक्षा का स्तर दिल्ली में बहुत ज्यादा ठीक हुआ है। सर आप एक चीज बताएं मेरे को, आप स्कूल के आप इनका शिक्षा का मॉडल क्या बात करते हैं? मैं आपको कहना चाहता हूँ, सामने स्कूल है आपके सामने मंगलम का, एक स्कूल के मॉडल दिखाते हैं, सब जगह दिखाते हैं, उस पर बजट जो गया उसके 100 मीटर दूर पर आप दूसरा स्कूल देख लीजिएगा। 100 मीटर पे दूसरा स्कूल है, उसकी स्थिति देख लीजिए और इस स्कूल की स्थिति देख लीजिए, उसके बाद आप कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए आप कि वास्तव में क्या ये शिक्षा का मॉडल उचित है, क्या ये शिक्षा का मॉडल दिखाने लायक है। यहाँ पर आप बात करते हैं शिक्षा के मॉडल की, आप स्कूल में बच्चों से पूछे ना कि आपके होमवर्क हो रहा नहीं हो रहा आपका। आपने कुछ टाइम पहले एक मीडिया कोई दूसरा मीडिया चैनल उन्होंने पूछा, बच्चों से पूछ लिया, कहते नहीं जी हमें कोई होमवर्क नहीं मिलता, कोई वो पढ़ाई नहीं होती है, टीचर कोई नहीं करते हैं। अब ये हम नहीं करें, बच्चे भगवान का रूप होता है, बच्चे कभी झूठ नहीं कहते। कोई भी राजनीति का झूठ बोल सकता है, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और आप कभी किसी बच्चों का इंटरव्यू कहीं स्कूल में जाकर के चुपचाप करके आप इंटरव्यू ले लीजिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी वास्तव में शिक्षा का मॉडल कहाँ है। तो आपकी इच्छा रहेगी सर इस बार नगर निगम चुनाव लड़ने की? जनरल सीट हुआ है आपका। देखिए मैं वर्षों से एक सैनिक हूँ संगठन का। अगर संगठन मुझे इस काबिल समझेगा, संगठन अगर सोचता है कि हाँ मैं इस काबिल हूँ, मैं यहाँ पे एक सेवा का मौका अगर मुझे देना चाहेगी कि सेवा करनी है, इच्छाएं सारे कार्यकर्ताओं की होती है, सभी कार्यकर्ता जो है इस पंक्ति में रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी कौन लेगा कौन नहीं लेगा, लेकिन हाँ अगर मेरा संगठन मुझे सेवा करने का अवसर देगा तो मैं जरूर सेवा करूँगा। और मैंने आपसे पहले कहा कि मेरे पास 400 हैं जिन पे मैं फोकस करूँगा, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा। मैंने कहा पहले भी कहा शुरू में, अगर मेरा वार्ड स्वच्छ रहेगा तो मेरा वार्ड स्वस्थ रहेगा, और मेरा वार्ड स्वस्थ रहेगा तो मेरा वार्ड सुरक्षित रहेगा, और मेरा वार्ड अगर सुरक्षित रहेगा मेरा वार्ड साक्षर वार्ड होगा। ये 400 मेरी प्राथमिकता रहेंगी जिन पर मैं काम करूँगा। कई योजनाएं हैं जो वास्तव में आपसी तालमेल जरूरी है। यहाँ पर सुरक्षा की बात आती है, मैं कई बार जाता हूँ, मैं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर पुलिस थाने में जाता हूँ। पुलिस प्रशासन हमेशा चाहता है कि जनप्रतिनिधि उनके साथ मिलकर क्षेत्र की समस्याओं का हल करे। वो हमेशा उन समस्याओं के लिए आपके लिए तत्पर है। पुलिस प्रशासन हमेशा तत्पर रहता है, बशर्ते हमें जरूरत होती कि उनको किस तरह से उनका हमें वो करना है। ठीक है, ये समस्याएं होती है। आप स्वच्छता की बात करें, अगर जन जागरण बहुत जरूरी है। मेरा घर के बाहर अगर मैं अपना खुद थोड़ी बहुत आगे झाड़ू मार देता हूँ, कूड़ा उखाड़ के उसमें डाल देता हूँ, तो मैं खुद से पहले पहल करूँ उस चीज़ की। बिल्कुल स्वयं जागरूक होना बहुत जरूरी है। और मैं अगर छोटा सा क्षेत्र है मेरा बिलोंग वार्ड, मुझे इस क्षेत्र के लिए चुना गया है। एक्चुअली क्या होता है कि नेता चुने जाने के बाद जो होते हैं ना, वो बड़े बड़े ऊपर ऊपर घूमते रहते हैं, क्षेत्र में बहुत कम घूमते हैं। और यही कारण होता है कि कम से कम क्षेत्र में जो विकास के हम सोचते हैं वो विकास नहीं हो पाता है। लेकिन मेरी प्राथमिकता सिर्फ वार्ड रहेगी। मैं अपने वार्ड तक पहले कोशिश करूँगा कि मेरा वार्ड अगर एक मॉडल वार्ड बनेगा तो फिर नेक्स्ट वार्ड की तब बारी आती। तो इस बार लगता है सर जमीन से जुड़े हुए लोगों को टिकट मिलेगी इस बार? देखो हम आशावादी लोग हैं, शुरू से आशावादी रहे हैं, आशा करते हैं कि अच्छा होगा, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मिलेगा हमारा क्लियर। दूसरी बात इस क्षेत्र का हमेशा रहा है कि यहाँ पर जो कंटिन्यूटी रही है वो एक उत्तराखंड बाहुल्य क्षेत्र इसको कहा गया है। तो कहीं ना कहीं उस दृष्टि से भी मैं सोचता हूँ कि अगर संगठन मुझे अगर सेवा का मौका दे, मैं सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। लेकिन मेरा संगठन मेरे लिए सर्वोपरि है। संगठन की आज्ञा होगी तो मैं उस आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा।
बहुत बहुत धन्यवाद राठी जी, आपने समय निकाल के आपसे बात की सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के मुझसे कुछ प्रश्न किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।